23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की और इसी को लेकर हम खास कार्यक्रम आपके बीच लाए हैं। 23 की तकरार किसकी सरकार और चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासत की खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए है बेहद जरूरी। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू आपको नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन टुडे में उस खबर की जिससे रूबरू होना आपके लिए बहुत जरूरी है, और यह सियासत से जुड़ी ही खबर है, क्योंकि सियासी गलियारों में आज दिन भर ये खबर चर्चाओं में रही और ये खबर चुनाव में भी जरूर असर दिखाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ईसाई धर्म के लोगों के साथ पहली बार भोज करेगा। सही सुन रहे हैं आप, भोज करेगा, वो भी आरएसएस ईसाई समाज के लोगों के साथ। अब सियासी पंडितों की माने तो इसे मिशन 2024 से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसके क्या कुछ मायने हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। इसे मिशन 2023 का हिस्सा माना जाए या कुछ और, लेकिन इस बार आरएसएस ने ईसाइयों को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है। पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बॉर्ला मेघालय हाउस में क्रिसमस भोज की मेजबानी करेंगे। आरएसएस से जुड़े राष्ट्रीय मंच के इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के चर्च प्रमुखों को बुलाया गया है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चर्च प्रमुख भी इसमें आमंत्रित किए गए हैं। संघ परिवार ने चर्च प्रमुखों से वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा न बनने की अपील की है। बीजेपी का कहना है कि संघ का दृष्टिकोण सबको एक साथ लेकर सशक्त भारत बनाने का है। सबको सामाजिक समरसता के आधार पर एक साथ लेकर और एक राष्ट्र के हम नागरिक हैं, ये भाव से हमारा संघ काम करता है। परम पूज्य सत्संग चालक जी क्रिसमस पर हमारे चर्च में, हमारे ईसाई क्रिश्चियन समाज में जा रहे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि संघ समाज में सब वर्गों को लेकर एक मजबूत भारत, सशक्त भारत, वैभवशाली भारत बनाना चाहता है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक आरएसएस के क्रिसमस भोज पर सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता के लिए आरएसएस और बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अब ये लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी अब क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करनी में बहुत अंतर है। सिद्धांत उद्धांत से कोई लेना देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है। उलेमाओं को बुलाया, कई बड़े बड़े मुस्लिम समाज के उलेमा थे, उनसे मिले। अब क्रिश्चियन 25 तारीख से वो शुरू हो रहा है क्रिसमस, तो उनसे मिलेंगे। वो डराएंगे, ये पुचकारेंगे और डरा धमका के वोट लेने की राजनीति है। आइए आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं आरएसएस ईसाइयों को क्यों साधने की कोशिश कर रही है। केरल में ईसाइयों की 3.5 करोड़ आबादी है। राज्य में करीब 18% ईसाई वोटर हैं। ये 18% वोटर गेम चेंजर बन सकते हैं। 2021 में केरल में बीजेपी को 11.03% वोट मिले थे। वहीं 2016 में पार्टी को 10.53% वोट मिले। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम पर भी बीजेपी की नजर है। नागालैंड और मेघालय में 70% से ज्यादा आबादी ईसाइयों की है। इन राज्यों में बीजेपी अपने बल पर सरकार बनाने की कोशिश में है, इसलिए इसे आरएसएस का एक बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है और ये दांव उसके नारे सबका साथ सबका विकास को पूरा करता भी नजर आता है। तो देखा आपने, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से संघ की या बीजेपी की हम इसे रणनीति कहें। और यह बात आप जानते हैं कि तब तक सियासत में खबर पूरी नहीं होती जब तक कि उसके एंगल को हम ठीक से ना समझ लें, और इसी एंगल को समझाने के लिए हमने आपके लिए एक चुनाव शाखा बनाई है। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड है जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं अपनी चुनाव शाखा, जहां मौजूद है एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका।
और जरा हमारे दर्शकों को समझाएं, संघ ने जो बड़ा राजनीतिक दांव ये चला है ईसाई समुदाय को साधने के, क्या मायने निकालें इसके? देखिए, एक लाइन में अगर मायने निकाले जाए, हम ऊपर देखें तो कहीं ना कहीं टारगेट में 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्योंकि केरल की बात हमने अभी पैकेज में की और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य जहां ईसाई काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं चुनाव नतीजों में। जहां केरल में 18% ईसाई है, तो वहीं मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में करीब 70% ईसाई आबादी है जो प्रभावित करती है। लेकिन देखिए दीपक, इससे हम अगर, ये तो एक सुपरफिशियल लाइन है कि चुनाव इसके केंद्र में है, लेकिन अगर आप संघ की विचारधारा पर फोकस करें तो आपको एक अंतर समझ में आएगा 2014 के बाद से, जब पूरी तरह से बीजेपी फुल फ्लैश तरीके से केंद्र में आई। उसके बाद से संघ की विचारधारा में एक अंतर दिखता है। 14 के पहले वो हिंदुत्व की बात करती रही, हिंदुत्व की रक्षा की बात करती रही, लेकिन 14 के बाद उसको लगा कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहिए। तो उसमें हिंदू राष्ट्र का जब कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें मुस्लिम कहाँ और ईसाई कहाँ, दो जो सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग हैं, तो उनको लेकर एक कॉन्सेप्ट बनाने की तैयारी हुई। और 2002 में तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच पहले ही बना लिया था उसने, लेकिन 2014 के बाद से राष्ट्रीय ईसाई मंच बनाने की तरफ वो बढ़ी। तो इनको कैसे, ये हिंदू राष्ट्र की जब हम कल्पना करते हैं तो ये कहाँ पर हैं दोनों वर्ग, तो इसको लेके आपने देखा होगा मोहन भागवत पिछले 1-2 सालों में कई बार डीएनए की बात कर चुके हैं। उनका मानना है कि मध्य एशिया से लेकर हिंद महासागर तक का जो डीएनए है वो एक ही है। तो कहीं ना कहीं से ईसाइयों और मुस्लिमों को एक भौगोलिक आधार पर जोड़ने की तैयारी है कि एक उनमें एक अंदर एक ये भाव जगाने की तैयारी कि हम सब एक हैं, क्योंकि उनके बिना एक जो कॉन्सेप्ट है या हिंदू राष्ट्र बनाना बड़ा मुश्किल है। तो ये संघ एक बड़ी विचारधारा के साथ चल रहा है। और जो ये भोज का आयोजन, पहली बार ईसाई क्रिसमस भोज का आयोजन करने की तैयारी में है आरएसएस, तो ये उसी से जोड़कर इसको देखना चाहिए कि एक बड़े फलक पर सोच रहा है संघ। और ये इसमें चलते रहता है, हेडगेवार से लेके गोलवलकर से लेके अभी तक मोहन भागवत तक, संघ विचार के मामले में काफी मंथन करता रहता है। और बदली हुई परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ये अब हिंदुत्व से भारतीयता की तरफ बढ़ने का इरादा है संघ का, या हिंदू केंद्रित राष्ट्रीयता की बात वो कर रहा है। जी दीपक, एक चीज शैलेंद्र जी हम ये भी समझना चाहेंगे, बिल्कुल ठीक आपने कहा, विचारधारा को लेकर संघ आगे बढ़ता है, लेकिन बीजेपी के पास आरएसएस जैसी एक संस्था है जो समय समय पर एक, जिसे हम कहते हैं कि मजबूती देने का काम करती है। क्या कांग्रेस के पास इस तरह की कोई शाखा नहीं है या आरएसएस जैसा कोई संघ नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं अगर इसी तरह का कोई प्रयोग कांग्रेस करती तो शायद कई सवाल खड़े हो जाते, लेकिन बीजेपी के पास आरएसएस जैसी एक संस्था है, तो क्या कांग्रेस को इससे सीख लेनी चाहिए या फिर राजनीतिक दल अपनी अपनी जो तैयारी करते हैं स्वतंत्र है वो? देखिए, दोनों में बहुत अंतर है। ये सवाल बेमानी हो जाता है दीपक, क्योंकि देखिए दोनों का आधार बड़ा अलग अलग है। कांग्रेस एक आज़ादी के पहले आंदोलन से उठी हुई पार्टी है और उसको उस दिशा में उसने मतलब सब वर्गों को लेकर चलने का इरादा और ग्राउंड लेवल पे काम करने की बात, तो वो विचारधारा के मामले में, और वर्तमान में हम देखें तो कांग्रेस एक विचारधारा क्राइसिस, हम ये कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजी क्राइसिस से गुजर रही है। उसको अभी वो कंफ्यूज नजर आती है कि अपनी विचारधारा के मामले में स्टिल कुछ मुद्दों पर, खासतौर से इन मुद्दों पर जिन पे संघ बहुत मुखर है या बीजेपी बहुत मुखर है, वो उसका एक कॉन्सेप्ट नजर नहीं आता। लेकिन बीजेपी के पीछे एक पूरी विचारधारा चलती है, क्योंकि ये विचारधारा के आधार पर बनी हुई पार्टी है और बड़ा इस मामले को लेकर वो बहुत ही, हम कह सकते हैं कि संकल्पित रहती है कि उसके कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जो विचारधारा से जुड़ते हैं, उनको लेकर वो समझौता नहीं करती है। और उसके पीछे संघ ही है, क्योंकि पूरा सोच विचार, या हम कहें बीजेपी का पूरा दिमाग संघ ही है और इस बारीकी से वो सोचता है। और इसके जो क्रिसमस भोज की हम बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे बड़ी एक सोची समझी रणनीति कह लीजिए या आप जो भी हो, एक विचारधारा कह लीजिए, ये नजर आती है। क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है उसमें मुसलमानों और ईसाइयों को समाहित किए बिना वो कल्पना पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए संघ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आया है और इसको उसी दिशा में एक कदम देखना चाहिए संघ का, इस क्रिसमस भोज को। जी चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने शैलेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, मायने समझाने के लिए। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की, जिसमें आज हम आपको लेकर चलते हैं राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा सीट। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसके कुछ सियासी समीकरण भी है, और क्या कुछ खास है इस सीट की, क्या खासियत है, पहले जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी।
आज बात होगी भोपाल के मध्य चुनाव क्षेत्र की। वैसे तो मध्य विधानसभा में हमेशा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला रहा, पर लगातार हम देखें तो कब्जा बीजेपी का रहा। लेकिन 2018 में समीकरण बदल गए और जो विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाया करती थी वो कांग्रेस के खाते में आ गई। आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक यहां से बन गए और सुरेंद्र नाथ मम्मा, जिन्हें मम्मा के नाम से जाना जाता है, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पर 2023 में क्या होगा? क्या है यहाँ के चुनावी समीकरण? क्या साल भर पहले भी लोगों के मन में इस विधानसभा को लेकर कुछ खास है? तो आज लेते हैं मध्य विधानसभा का चुनावी जायका। भोपाल की सबसे चर्चित विधानसभा सीट भोपाल मध्य। जहां लंबे अरसे तक बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन 2018 में यहां से कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने जीत हासिल कर समीकरण बदल दिए। ये सीट नए और पुराने भोपाल से मिलकर बनी है, लिहाजा यहां अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक मतदाताओं की संख्या मुकाबले को रोचक बना देती है। 2008 में अस्तित्व में आई इस सीट पर सबसे पहले बीजेपी के ध्रुव नारायण सिंह जीते, फिर बीजेपी के सुरेंद्र नाथ सिंह विधायक बने। लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस के आरिफ मसूद ने यहां सेंध लगा दी। कांग्रेस इस बार भी वर्तमान विधायक आरिफ मसूद पर दांव लगा सकती है और भारत जोड़ो यात्रा से लेकर कांग्रेस के हर अभियान में नजर आते हैं। उन्हें अपने कामों के दम पर यकीन भी है कि जनता एक बार फिर उनका साथ देगी। जाहिर है कि चुनाव को उस नज़र से देखना पड़ता है, उसमें गंभीरता रखना पड़ती है। उसको लेके पार्टी कार्यकर्ता, साथी, दोस्त मिलके सब लोग पहले भी लड़ाए थे और सभी लोग मिलके अभी भी लड़ाएंगे। और हमें बहुत ज़्यादा यूँ दिक्कत नहीं है कि जाहिर है 365 दिन शहर में ही रहना है, वहीं घूमना है, वहीं जाना है, उन्हीं से मिलना है। तो अच्छी उम्मीद और अच्छी तवक्कात और अच्छे हौसले के साथ दोबारा मैदान में जाएंगे। इधर बीजेपी की बात करें तो दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। बीजेपी से पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह मम्मा, पूर्व महापौर आलोक शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह सहित कई नेता टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और अपनी सरकार के कामों को गिना रहे हैं। सरकार की जो उपलब्धियां है, शिवराज सिंह चौहान जी जो काम कर रहे हैं, वो जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जनता के बीच में ले जाएंगे। उसका जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले और उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़ सकते हो आप। भाई विरोधी पार्टी तो कुछ भी बोल के चुनाव लड़ती है, लेकिन सरकारी पार्टी जिसका शासन है वो तो अपनी उपलब्धियां बता के ही जनता की वोट ले सकती है। ये सीट वीआईपी मतदाताओं के लिए जानी जाती है। अरेरा कॉलोनी जैसे पॉश इलाके भी इसमें शामिल हैं। इस सीट का जायका भी शानदार है। 10 नंबर हो या फिर 7 नंबर चौपाटी का जायका, यहाँ मतदाताओं की जागरूकता भी दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा है। मतदाता अपने अंदाज में यहाँ के मुद्दे, विकास और समस्याओं पर अपनी बात रखते हैं। अच्छा, मध्य विधानसभा में कितना काम हुआ, विकास हुआ है? बहुत बढ़िया विकास हुआ है। हमारे इधर का रोड बढ़िया बना है, बढ़िया रोड डल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। तो इस बार क्या होगा 2023 के चुनाव? इस बार तो समय बताएगा, ये अपन कोई अंतर्यामी थोड़ी है, अपन को पहले से उसका ज्ञान लगा लेंगे। काम कौन ठीक करता है? बीजेपी काम सब बढ़िया करते हैं, कोई भी सरकार हो काम बढ़िया होता है। तो सरकार कैसा काम कर रही है? बीजेपी ठीक काम करती है या कांग्रेस सरकार ठीक? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हमारे स्टेट की जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसको देखते हुए तो मैं ये कहूँगी कि अच्छा काम कर रही है बीजेपी। क्या कहेंगे, सरकार की क्षमताएं ठीक है, सरकार की इम्यूनिटी ठीक दिखाई दे रही है या कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी? फिलहाल तो ठीक दिख रही है और मुझे लगता है कि लोग खुश हैं। राजधानी की ये हाई प्रोफाइल सीट बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होती है, लेकिन इसका जवाब तो समय ही देगा कि इस बार मध्य का महारथी कौन होगा। मध्य विधानसभा का हमने चुनावी जायका लिया। आप भी समझ रहे होंगे कि इस विधानसभा के लोगों के मन में क्या चल रहा है, लेकिन ये विधानसभा बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि इस तरफ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और उस तरफ हिंदू बाहुल, लिहाजा जो इस घाटी को पार कर गया वो समझ लीजिए कि मानकर चलता मैं चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो उस तरफ पहुंचता है चीजें बदल जाती है और जिसने दोनों तरफ को साध लिया वो यहाँ का विधायक बन जाता। मैं तो समझ गया समीकरण। अगली बार किसी नई विधानसभा की तरफ फिर मुलाकात होगी। मुझे और अश्विनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
चलिए तो अब इस सीट का सियासी इतिहास भी जरा जान लेते हैं। भोपाल की काफी हाई प्रोफाइल सीट है, भोपाल मध्य, जहां आपने देखा शहर के पॉश इलाके में ये सीट का हिस्सा आता है। साल 2008 में ये मध्य सीट, भोपाल मध्य सीट अस्तित्व में आई थी विधानसभा सीट। पिछले 3 चुनाव में 2 बार बीजेपी की जीत हुई, जहां 2 बार जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे ध्रुव नारायण सिंह और सुरेंद्र नाथ सिंह मम्मा, ये दोनों विधायक रहे। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सेंध लगाई और कांग्रेस के आरिफ मसूद ने जीत हासिल कर ली। चलते हैं बोले तो नेताजी सेगमेंट में। बोले तो नेताजी में मुलाकात करिए कंचन मुकेश तन्वे से, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। चलिए जानते हैं 2023 को लेकर रणनीति और वो क्या मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी को सफलता दिलाएंगे। खंडवा में हम आज बोले तो नेताजी में ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है और निर्दलीय चुनाव लड़ करके ये पद अपना पाया है। निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है। आइए उनसे ही जानते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह की तैयारियों से उनका दल उतरने वाला है। अभी जी बताइए, आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए और कितने विश्वास के साथ जाएंगे आप? हम तो जैसे जनता के बीच में पहले भी जनपद अध्यक्ष थे, तो जनता के बीच जाते थे, उनका दुख दर्द देखते थे, उनके सुख दुख में जाते थे। और अगर 2023 में अगर संगठन जैसा निर्णय लेगा वैसे उस पर हम खरा उतरेंगे। आप चुनाव जीते थे तो क्या ऐसे काम थे जो अभी बाकी रह गए हैं जीतने के बाद? प्रधानमंत्री आवास को लेकर बहुत ही गंभीरता से उनके बीच जा रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पे मेरा भाई साहब अभी भी बहुत फोकस है, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब छूट गए हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला। और मैं हमेशा उनके प्रधानमंत्री आवास के लिए तत्पर रहती हूँ। और जो भी हमारे यहाँ पर मंगलवार हम बैठते जन सुनवाई में, जो भी गरीब आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और प्रधानमंत्री आवास का उनको हम लाभ जरूर दिलवाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आप दौरे करते रहते हैं, ऐसी कौन सी मुद्दे होने चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में? आज भी जो है कई किसान हैं या कई मजदूर हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो परेशान होकर के यहाँ जनसुनवाई तक पहुँच रहे हैं। तो ऐसी क्या व्यवस्था की जाए कि उनके जो काम वहीं हो जाए पंचायत स्तर पे? देखिए भाई साहब, अभी जैसे किसानों को लेकर मुद्दा चल रहा है अभी कि उनको बिजली पर्याप्त नहीं मिल रही है, पानी पर्याप्त नहीं मिल रही है, तो इन चीज़ों की उनको बिल्कुल सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे 12 घंटे बिल्कुल उनको बिजली मिलना चाहिए। और गांव-गांव जैसे पानी की समस्या है, तो ये पानी की समस्या से भी निजात उनको मिलना चाहिए। महिलाओं के मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं? महिलाओं को मुद्दों को लेकर तो मैं अभी जैसे 100 सहायता समूह चल रहे, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही अपेक्षा रहती कि मैं हर समूह की छोटी या बड़ी समस्या हो तो मैं मतलब समूह की सभी महिलाओं को समूह में जोड़ना चाहती हूँ, उन्हें रोजगार दिलाना चाहती हूँ कि उनके पास तो समूह के माध्यम से ही वो अपने रोजी रोटी चला सकती है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़ना चाहती हूँ। संगठन यदि कोई और जिम्मेदारी देगा तो आप क्या स्वीकार करेंगे? संगठन अगर भाई साहब जवाबदारी मुझे देगा तो मैं उनकी सेवाएं पर मतलब पूरा खरा उतरूंगी, और इससे अधिक मुझे मेहनत करनी पड़ी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूंगी। और मेरा हमेशा प्रयास यही रहेगा कि मैं गरीबों के बीच में जाकर उनको सेवाएं दूं, उनके सुख दुख में उनके साथ में हमेशा खड़ी रहूं और हर योजना को उनको लाभ दिलवाऊं। तो ये थी जिला पंचायत की अध्यक्ष कंचन मुकेश तन्वे। इनका साफ कहना है कि गरीबों के मुद्दों पर वो चुनाव लड़े थे और गरीबों को लाभ पहुँचाने के लिए वो काम करते रहेंगे। शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। और चलिए बारी है चुनावी जायका लेने की। इंदौर के गोराकुंड चौराहे पर हम पहुंचे चाय के शौकीनों के बीच और चाय की चुस्कियों के साथ 2023 चुनाव की सियासी सरगर्मियों पर हमने चर्चा की। चुनावी जायके का लुत्फ उठाने के लिए इस वक्त बंसल न्यूज की टीम पहुंची है इंदौर के गोराकुंड चौराहे पर। और यहाँ की जो गुरु की चाय है वो काफ़ी फेमस है, क्योंकि चाय बनाने का कुछ अंदाज ही अलग है। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा पतीला है वो हाथ में उठाते हैं और चाय का जो स्वाद है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर दोगुना करते हैं। आखिर गुरु की चाय क्यों स्पेशल है, पहले ये जानेंगे, उसके बाद में चुनावी चर्चा भी करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विकास जोशी। विकास भैया, विक्की भैया के नाम से जी। ये चाय स्पेशल क्या है आपकी चाय में? ये चाय स्पेशल तो क्या है, लोगों के प्रेम ने इसको स्पेशल बना दिया। चाय तो नॉर्मल है, अपना पिलाने का भाव होता है, लोगों का पीने का भाव होता है। चाय में प्रेम बढ़ गया, चाय बन गई। ये अंदाज बहुत अलग है आपका, आपको डर नहीं लगता? काफी गर्म होता है। शुरू से ऐसी बनाने की आदत में हो गई तो एक प्रैक्टिस हो गई उसको उछाल के बनाने की, वो तरीके से बनाना चालू कर दिया। अच्छा, क्या दिन भर जो है भीड़ लगी रहती है आपके यहाँ पर चाय के दीवानों की? लोगों की कृपा है।
मेहरबानी है लोगों की। युवा है, साथी हैं, क्या मानते हैं क्या होगा 2023 में, किसका पलड़ा भारी? ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि विकास और युवाओं के प्रति जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने लागू की है, तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ही आनी है। लेकिन जहां हम खड़े हैं वहां तो 18 में गड़बड़ हो गई थी, कुछ कारण विधानसभा एक में कुछ कारणों से गड़बड़ हुई होगी, परंतु इस बार युवाओं ने 5 साल अवसर देके देखा था दूसरों को। इस बार निसंदेह वापस 1 नंबर में तो निश्चित ही परिवर्तन होगा। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने अभी महापौर चुनाव में देखा होगा, 1 नंबर से जो महापौर का चुनाव लड़े थे उन्हीं को 20,000 की लीड मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पुनः जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, आपको क्या लगता है भैया? हम तो मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ है, मोदी जी का जादू चलेगा? नहीं, मोदी जी का चेहरा है, और क्या 23 में भी चलेगा? 23 में भी चलेगा, क्या मानते हैं? 24 में भी चलेगा। 24 की बात भी हो रही है, आप क्या मानते हैं भैया? मोदी जी। क्या वजह है? वजह तो बहुत सारी है, एक हो तो बताएं। जैसे काम हुए हैं बहुत सारे। विकास तो बहुत हुआ है। विकास के मामले में तो हर मंदिर, हर जगह मंदिर, मस्जिद वगैरह हर जगह विकास तो हुआ है। आप क्या मान रहे हैं? मोदी जी ही, इस बार बीजेपी ही आएगी 2023 में भी और आने वाले चुनाव में भी। इतना काम करा है बीजेपी ने, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में काम करा है। और मोदी जी का नाम तो वर्ल्ड वाइड है और हम फॉलोवर हैं उनके, हमेशा बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। अंकल जी कहाँ से हैं आप? कपड़ा मार्केट से। कपड़ा मार्केट से हैं। क्या लग रहा है इस बार 23 में कौन भारी पड़ेगा? 23 में चुनाव आ रहे हैं, कौन पड़ेगा भारी? बीजेपी पड़ेगी। क्या मानते हैं, कारण क्या है? हो रहा है डेवलपमेंट, वो अच्छा हो रहा है, काम हो रहा है, तो जनता वही चाहती है। सर आप कहाँ से हैं? यहीं से, इंदौर से। यहीं से हैं। क्या मान रहे हैं 23 में कौन पड़ेगा भारी? बीजेपी बढ़ेगी। बीजेपी? हाँ, पता है ना बीजेपी का। ये देखिए ना, खजूरी बाजार है, बड़ा गणपति चौराहा है, ये विकास हो रहा है ना, यहाँ का विकास हो रहा है। हाँ। तो देखिए विकास के साथ में आप पीछे देखें, यहाँ पर ये चाय भरने का कुछ अंदाज ही अलग है, निराला अंदाज है। और यहाँ की बरसों की चाय है। क्या विशेष है इस चाय में? बढ़िया चाय है, कड़क मीठी स्वाद, बढ़िया चाय है यहाँ की। कड़क है भी अच्छी है, दूध भी अच्छा है। सर आपका हेयर स्टाइल बड़ा लाजवाब है, क्या इसके पीछे का राज क्या है? यार लोगों के इस उम्र में रहते नहीं, अपने हैं तो बढ़ा लो। अच्छा बढ़ा ले, बड़े अलग ही अंदाज में है सर। हाँ। ये किससे इंस्पायर्ड हुए हैं आप इस तरीके हेयर स्टाइल? सुनील दत्त। अच्छा सुनील दत्त, आपका लुक भी वैसे ही है कुछ। अच्छा 2023 में कौन पड़ेगा भारी? 2023 के चुनाव आ रहे हैं सर, कौन पड़ेगा भारी? बीजेपी आएगी। और बीजेपी आएगी। और क्या वजह है? बढ़िया है, चकाचक काम हो रहा है। चकाचक हो रहा है। ये देखिए हेयर स्टाइल भी है, यहाँ के दीवानों की बात है कुछ अलग है। और खास तौर पर चाय के प्रेमी और चाय के दीवाने खास तौर पर इस चौराहे पर आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन साफ तौर पर 2023 का इलेक्शन है और ऐसे में जो चाय की दुकान है वहां पर भी चुनाव की चर्चाएं साफ तौर पर सुनाई देती है। जितेंद्र के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। चलिए इसी के साथ हमारे खास चुनावी कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।